गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3rd में हिंदी। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। तो इसमें हमारा चैप्टर 2 पार्ट 2 परिश्रम का फल, इसमें क्वेश्चन आंसर हमारे हो चुके थे, तो आप लोगों ने लर्न भी कर लिया होगा और फेयर कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे पहले, फिर बाद में पहले बुक में फिल कर लेंगे, पहले समझ लेंगे जो हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर जब आपको लर्न हो जाएगा आप अपनी बुक में फिल करेंगे, उसके बाद फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे, आपने तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सत्य कथन के सामने सा तथा असत्य कथन के सामने आ लिखना है। ठीक है, सा मतलब सत्य और आ मतलब असत्य। ठीक है, तो जो सत्य होगा, जो सही होगा, राइट होगा, उसमें सा लिखना है, और जो रॉन्ग होगा, गलत होगा, उसमें आ लिखना है। ओके, मतलब असत्य। सोहन बहुत मेहनती था। तो बताइए आप लोग, सोहन बहुत मेहनती था, सोहन मेहनती था या नहीं था? तो आप लोगों को पता है कि सोहन मेहनती नहीं था, वो बहुत ही आलसी था, है ना। तो सोहन बहुत मेहनती था तो नहीं था, मतलब यहाँ पर असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य मतलब आ। ओके, तो आप लोग आ लिख सकते हैं। खा नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ, सोहन के घर पर खाने को कुछ भी नहीं था। राइट, सोहन के घर पे खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए तो वो महात्मा जी के पास आया था कि हमारी गरीबी दूर कर दीजिए करके, है ना। तो सोहन के घर पर खाने को कुछ भी नहीं था। राइट, सत्य, सत्य मतलब सा। ठीक है, सोहन के घर पे सच में कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए तो वह महात्मा जी के पास आया था, तो यहाँ आ जाएगा सा मतलब सत्य। ठीक है, महात्मा जी ने सोहन से खेत में हल चलाने के लिए कहा। महात्मा जी ने सोहन से खेत में हल चलाने के लिए बोला क्या? नहीं, सोहन ने महात्मा जी से किस काम के लिए बोला था? सॉरी, महात्मा जी ने सोहन से क्या बोला था कि आप लोग कुआं खोद दीजिए करके, है ना। ये वाला काम दिया था, ना कि हल चलाने के लिए। मतलब यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, तो रॉन्ग लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? आ लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि महात्मा ने सोहन से हल चलाने के लिए नहीं कहा था, और यहाँ बोला गया है कि कहा था, मतलब रॉन्ग लिखा है यहाँ, तो असत्य, असत्य मतलब आ। घ नंबर का क्वेश्चन दिया है, सोहन को खुदाई में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। तो आप लोगों को पता है कि सोहन जब खुदाई कर रहा था कुएं के लिए, तो उसको कौन से सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? सोना या चांदी? तो चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, ना कि सोने से। तो यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है मतलब असत्य आएगा यहाँ पे। ठीक है, असत्य मतलब आ लिखना है यहाँ पे, तो आ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर इंगा दिया हुआ है, सोहन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है। सोहन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है, तो राइट। महात्मा जी उसको बोलते हैं ना कि आप लेके चले जाओ इसको, तो फिर वो क्या करता है? वो लेकर चला जाता है और उससे कोई काम धंधा शुरू कर लेता है ना। तो राइट, ये सोहन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सोहन बहुत मेहनती था, नहीं था, रॉन्ग आ जाएगा, असत्य आ जाएगा आ। सोहन के घर पर खाने को कुछ भी नहीं था, सत्य, सही बात है। महात्मा जी ने सोहन से खेत में हल चलाने के लिए बोला, असत्य, नहीं बोला था, क्योंकि सोहन को खुदाई में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, असत्य, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरा घड़ा नहीं मिला था, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था, है ना। तो यहाँ आ जाएगा असत्य। सोहन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर चला जाता है, राइट, सत्य मतलब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे यहाँ आलसी दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हमें एक वाक्य बनाना, मतलब एक पूरी लाइन बनाना है। ठीक है, तो कुछ भी बनाया जा सकता है, पर मैंने ये क्वेश्चन से चैप्टर से रिलेटेड ही यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको स्पेलिंग्स लिखने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे लिखे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य मतलब मैंने बताया था, ये पूरी लाइन को क्या बोला जाता है? वाक्य बोला जाता है। ठीक है, आलसी, आलसी के ऊपर हमें वाक्य बनाना है। सोहन बहुत आलसी है, हमने तो ये बना लिया कि सोहन बहुत आलसी है, तो बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं कि सोहन बहुत आलसी, मोहन बहुत आलसी, इसके अलावा और भी चीज़ है ना। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बनाया है आलसी के ऊपर एक वाक्य, सोहन बहुत आलसी है। सोहन बहुत आलसी है, क्योंकि आलसी आया है यहाँ पे, तो आलसी के ऊपर वाक्य बन गया हमारा, सोहन बहुत आलसी है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पुण्य के ऊपर वाक्य बनाना है। पुण्य लिखा हुआ है, तो पुण्य के ऊपर एक पूरी लाइन बनाना है। कुछ भी बनाया जा सकता है, बहुत एक ही शब्द से बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं, हजारों वाक्य बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, कुछ भी अपने मन से जो समझ में आया बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हमें सदा पुण्य के कार्य करने चाहिए। पुण्य के ऊपर और भी वाक्य बनाए जा सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पर बनाया है कि ये पुण्य शब्द आना चाहिए यहाँ पर, और मतलब जो वर्ड, जो ये जो वर्ड आ रहा है, मतलब उसकी कुछ हर वाक्य की एक मीनिंग होनी चाहिए ना।
ऐसा नहीं कि पुण्य आ रहा करके कुछ भी बना के फुर्सत हो गया, ऐसा भी तो नहीं करना है। पुण्य मतलब पुण्य के ऊपर वाक्य बनाना, हमें सदा पुण्य के कार्य करने चाहिए। ओके। गरीबी के ऊपर वाक्य बनाना है। सोहन गरीबी का जीवन जी रहा था। सोहन गरीबी का जीवन जी रहा था। सोहन गरीबी का जीवन जी रहा था। ओके। परिश्रम के ऊपर बनाना है। परिश्रम से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। परिश्रम से सभी कार्य क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। परिश्रम से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। परिश्रम के ऊपर वाक्य, परिश्रम से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाषा एवं व्याकरण। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या बोलता है वो। महाराज जी प्रणाम। यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, महाराज जी प्रणाम। घर में खाने को अन्न तक नहीं है। यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है। आओ घर में सब कुशल तो हैं। आओ घर में सब कुशल तो हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसने क्यों पढ़ने के लिए बोला है। ऊपर दिए गए वाक्यों के अंत में क्रमशः निम्नलिखित चिन्ह लगे हुए हैं। इसमें बताना चाह रहा है कि मैंने बताया ना कि लास्ट में ये चिन्ह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्य, ये वाक्य दिए गए हैं, ये महाराज जी प्रणाम, घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आओ घर में सब कुशल तो हैं, ये वाक्य दिए हुए हैं। इसमें कौन कौन से चिन्ह लगे हुए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा चिन्ह होता है? ये जब लाइन पूरी कंप्लीट हो जाती है ना, तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम मतलब पूर्ण विराम। ठीक है, जब पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो इसकी परिभाषा भी यहाँ सामने लिखी हुई है। ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब कौन सा चिन्ह? ये वाला देख सकते हैं, एक ओनली डंडी लगी हुई। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण विराम का, तो ये है पूर्ण विराम का साइन। पूर्ण विराम यह चिन्ह वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है। वाक्य जब समाप्त हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ही ये चिन्ह को लगाया जाता है। ये चिन्ह है पूर्ण विराम का, जो यहाँ पर लगा हुआ है। घर में खाने को अन्न तक नहीं है। ओके, जब आप कविता पढ़ रहे होंगे, मतलब पूरी स्टोरी जब पढ़े होंगे हम लोग, तो उसमें बहुत सारी जगह यहाँ पर ये पूर्ण विराम का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा रहता है? ऐसा रहता है, देख सकते हैं आप लोग। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, आओ घर में सब कुशल तो है ना। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। इसे प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछता है ना, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि आओ घर में सब कुशल तो है ना, इसने क्वेश्चन किया इससे, तो जहाँ क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पर ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न किया जाता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, कब कहाँ कैसे, मतलब कोई भी प्रश्न किया जाए, ठीक है, प्रश्न किया जाए वहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, अंत में ही लगाया जाता है। विस्मयवाचक चिन्ह, ठीक है, विस्मयवाचक चिन्ह ये है जो यहाँ पर लगा है, महाराज जी प्रणाम। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है। इन्हें कब लगाया जाता है? इन्हें हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, शोक, भय तथा संबोधन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। कौन से टाइम में लगाते हैं इसको? हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, शौक, भय तथा संबोधन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये महाराज जी प्रणाम, ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयवाचक चिन्ह। घर में खाने को अन्न तक नहीं है, लास्ट में जो लगा है पूर्ण विराम लगा हुआ है। आओ घर में सब कुशल तो है ना, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है। तो आप लोगों ने 3 चिन्ह के बारे में समझ लिया। परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, मुझे अलग से लिखवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर नहीं रहती तो मैं आपको लिखवा देती फेयर कॉपी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं और लास्ट में जो वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगते हैं, जैसे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, तो हमें यहाँ पर उसका यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं कोई भी। क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या, क्यों, कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई प्रश्न किया जाए, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य निशान लग जाता है? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर मैंने लास्ट में लगाया है प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर नहीं लगा था, यहाँ पर वही लास्ट में हमें लगाना था, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर क्या आया है? क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते, मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर आप लोग भी लगा लीजिएगा। यहाँ का कुआं सूख गया है। खा नंबर में क्या दिया है? यहाँ का कुआं सूख गया है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ का कुआं सूख गया है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगाया है मैंने, देख सकते हैं आप लोग, ये है पूर्ण विराम। ओके, महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। तो महाराज जी के बाद कौन सा चिन्ह लगाया गया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, और यहाँ पर लास्ट में पूर्ण विराम। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये पूर्ण विराम लगाया है मैंने लास्ट में, और यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह कब लगाया जाता है? इन्हें हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, शोक, भय एवं संबोधन इत्यादि मनोभावों को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, महाराज आपने तो मुझे सच्ची राह दिखा दी। महाराज आपने तो मुझे सच्ची राह दिखा दी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, बस। नेक्स्ट, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पूर्ण विराम यहाँ लगा हुआ है, जबकि यहाँ नहीं लगा रहना था, है ना, पर लगा हुआ है, तो सेम इसको सेम यहाँ वही लिख देंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, परिश्रम की सफलता की कुंजी है। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। आप लोगों को भी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज में कुछ था नहीं, है ना, अभ्यास कार्य में कुछ भी नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आंसर दिया था और सत्य दिया था, और बाकी ये वाक्य बनाने वाला था। तो आप लोग क्या करेंगे, फेयर कॉपी में यहाँ से नोट कर लेंगे। ये आपका SW होगा, ठीक है। SW आपका क्या है कि आपको क्या करना है, ये तो आपने फेयर कॉपी में नोट कर लिया रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये यहाँ से वहाँ तक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। उसके बाद भाषा और व्याकरण डाल के आप लोग क्या करेंगे, इसको ना लिखेंगे। आप लोग एक काम करेंगे, ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। आप लोग पूर्ण विराम की परिभाषा लिख लीजिएगा, ये वाली प्रश्नवाचक चिन्ह की, यहाँ से लिखना, मतलब SW में। यहाँ पर भाषा एवं व्याकरण डाल के पूर्ण विराम लिखेंगे, पूर्ण विराम की परिभाषा लिखेंगे ये वाली, प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा लिखेंगे ये वाली, और विस्मयवाचक की परिभाषा लिखेंगे ये वाली। ओके, उसके बाद फिर इसको नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ और यहाँ पर मैंने फिर से वाक्य लिख के और लास्ट में पूर्ण विराम लगाया, वैसे ही पूरे वाक्यों का आप जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही आप लोग कर लेंगे। बुक में फिल तो करेंगे ही, पर आपको फेयर कॉपी में तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आप अपनी फेयर कॉपी में पूरा नोट कर लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद फिर भाषा एवं व्याकरण डाल के और इन तीनों की परिभाषा लिख लेंगे, और ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेंगे पूरा जैसा लिखा हुआ है, और इसकी सबकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।